हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में। तो आज हम लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि भाई लोकसभा स्पीकर की जो पोस्ट है वो ली कहाँ से गई है। वो ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 से। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई स्पीकर की जो पोस्ट है वो कहाँ से ली गई है। वो ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि स्पीकर का अलग से चुनाव होता नहीं, सारे के सारे पहले एमपी चुनते हैं, फिर एमपी में से जो एक व्यक्ति को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। अब बात करते हैं हम कि भाई स्पीकर की पावर क्या क्या होती है, क्या क्या शक्तियां होती है स्पीकर के पास में, क्यों स्पीकर का पद महत्वपूर्ण है, क्यों स्पीकर के लिए लड़ाई होती है। जब चुनाव होता है तब आप देखते होंगे इसके लिए अपोजिशन भी अपना मेंबर खड़ा करता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि उन्हें पता है कि हम हारेंगे, लेकिन फिर भी स्पीकर इंपॉर्टेंट क्यों है, किस किस केस में। तो स्पीकर क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होता है संसद का। यानी लोकसभा का जो प्रिंसिपल मुख्य जो स्पोक पर्सन है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। अभी वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला है। दूसरा, पार्लियामेंट्री मैटर जो भी होते हैं यानी संसदीय मामले जो भी होते हैं, इनका डिसीजन फाइनल होता है। चाहे कोई भी मामला हो, उसका जो फाइनल डिसीजन लोकसभा के अंदर किसका होगा, स्पीकर का होगा। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी अगर लोकसभा के अंदर जो भारत के संविधान के जो फाइनल इंटरप्रेटर वो भी कौन होता है, स्पीकर होता है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कार्यवाही के जो नियम है उसका जो इंटरप्रेटर होता है फाइनल, वो भी कौन होता है, स्पीकर। यानी जो सदन की कार्रवाई किस तरह से चलेगी, किन नियमों के आधार पर चलेगी, किन नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जो फाइनल इंटरप्रेटर बताने वाला व्यक्ति कौन है, वो है स्पीकर। अगर कोई बिल है, बिल के पक्ष के अंदर मतदान हुआ और विपक्ष में भी मतदान हुआ, अगर मान लो कि अगर टाई हो गया, दोनों तरफ अगर वोटिंग समान हुई, तो फिर जो कास्टिंग वोट है, जो कास्टिंग वोट अगर टाई हो जाता है तो फिर ये अपना वोट कास्ट करता है स्पीकर। और ऑब्वियस सी बात है स्पीकर जो होता है सत्ता दल का होता है, तो फिर उस केस के अंदर जीत किसकी होगी, सत्ता दल की। दूसरा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई स्पेशल पावर क्या होती है लोकसभा की। लोकसभा की स्पेशल पावर के लिए प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट मीटिंग। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की अगर ज्वाइंट मीटिंग हो रही है तो उसकी जो सदन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। दूसरा, ये भी हमने पढ़ चुके हैं मनी बिल, जब हमने पढ़ा कि भाई मनी बिल है या नहीं है, उनका निर्णय कौन करेगा। तो इसका निर्णय भी कौन करता है, स्पीकर करता है। डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। दूसरा, यही डिसाइड करता है कि जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर किसी व्यक्ति के जो निर्भरता अगर है, तो उस निर्भरता के जो क्वेश्चन है उसका व्यक्ति के सदस्य के निर्भरता के क्वेश्चन का जो डिसीजन है वो कौन डिसाइड कौन करता है, ये स्पीकर करता है। दूसरा, अपॉइंट चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी अभी हम पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन है उसका भी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्पीकर करता है। दूसरा, गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर, तो जितने भी संसद के जो एमपी हैं उनको जो विशेष अधिकार मिले हैं, ठीक है, तो उनका संरक्षक का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन है गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन इन पार्लियामेंट कमिटी, डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिसाइड वेदर इज ए बिल मनी बिल और नॉट, डिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग, कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रूल ऑफ प्रोसीजर, और प्रिंसिपल स्पोक पर्सन, डिसीजन इज फाइनल इन पार्लियामेंट्री मैटर। ये जो सारी की सारी इसकी शक्तियां, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, यानी इसका मतलब है जो भी इस पद पे होगा वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। किसका होता है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। अब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या करता है, ये जो भारतीय संसद है और दूसरे जो विश्व की जो संसद है उनके बीच में क्या करती है, लिंक का कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, यानी भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है ये हमारा स्पीकर। अब हम बात करते हैं कि भाई स्पीकर प्रोटेम, एक ये नाम आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि भाई स्पीकर प्रोटेम होता कौन है। तो बात करते हैं स्पीकर प्रोटेम होता है कि भाई सीनियर मोस्ट जज होता है, और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट को। अब क्यों करता है, टू एडमिनिस्टर ओथ टू न्यू मेंबर, जो भी नए इलेक्टेड मेंबर हैं उनको शपथ दिलाने के लिए स्पीकर प्रोटेम की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और स्पीकर प्रोटेम और क्या काम करता है, कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, यानी जो इलेक्शन का जो स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसको कंडक्ट करवाने का काम भी किसका होता है, स्पीकर प्रोटेम का।
तीसरी बात करें कि भाई इसका जो अभी जो वर्तमान में 18th प्रोटेम स्पीकर थे वो थे भर्तृहरि मेहता। वैसे आरपीएससी डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती है ना। अब बात कर रहे हैं कि भाई इनका कार्यकाल कैसा होता है। जनरली जो भी लोकसभा से चुन के आया उसका कार्यकाल फर्स्ट मीटिंग से 5 साल तक होता है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता उसकी प्रथम मीटिंग तक उसका जो कार्यकाल क्या होता है। उसके बाद जब नया स्पीकर चुनाव हो जाएगा तब ही पुराना स्पीकर जो है अपनी पद से हटाया जाएगा। अगर मान लो कि भाई उसको हटाना हो उससे पहले, यानी उसका रिमूवल प्रोसीजर क्या होगा। रिमूवल प्रोसीजर जैसे हमने राज्यसभा के केस में देखा था वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, तो भाई वो जैसे राज्यसभा में लाया गया था ये लोकसभा में लाया जाएगा। उसके अंदर जो है कि ये इसके लिए जो है 50 मेंबर का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए उस मोशन को लेने के लिए, पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए। फिर वही उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, उसके अंदर उसकी फिर कार्यवाही जो प्रोसीडिंग होगी उसके अंदर वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। और अगर उसको 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाए तो फिर जो है हमारे स्पीकर है वो हट जाएंगे। तो ये क्या है कि बाय रिजोल्यूशन पास्ड इन लोकसभा विद 2/3 स्पेशल मेजोरिटी ये हट जाएगा। और एक्सेप्टेड मोशन रिक्वायर सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग बट कैन नॉट वोट, यानी पार्ट तो ले सकता है कार्यवाही के अंदर लेकिन वोट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा होता है 10 लोगों का होता है। अगर सपोज करो कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं है तो फिर उनकी एब्सेंस में ये लोग क्या करते हैं, जो चेयर को कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। तो स्पीकर नॉमिनेट करता है अमंगेस्ट द मेंबर मैक्सिमम 10 कैन प्रिसाइड हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो इनको नॉमिनेट कौन करता है, 10 मेंबर को स्पीकर नॉमिनेट करता है और जो भी सदस्य हैं लोकसभा के चुने हुए उन्हीं में से मैक्सिमम अधिकतम 10 लोगों को चुन सकता है। और जब इनकी एब्सेंस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, सदन की अध्यक्षता करते हैं। नोट, इफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैकेंट है, अगर मान लो कि भी कोई चेयरमैन भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, सारी पोस्ट खाली है, तो जो राष्ट्रपति है कैन अपॉइंट टेम्पररी चेयरमैन एंड टेम्पररी स्पीकर। ये राष्ट्रपति के पास में एक और पावर है कि अगर ये सारे पद चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद वैकेंट है, खाली है, तो जो राष्ट्रपति है वो टेम्पररी चेयरमैन और टेम्पररी स्पीकर को जो है अपॉइंट कर सकता है। अब हम बात करें राज्यसभा में, ये बात करते हैं हम आर्टिकल 89। आर्टिकल 89, 90, 91, 92 जो राज्यसभा के लिए वही सेम आर्टिकल 93, 94, 95, 96 लोकसभा के लिए। तो आर्टिकल 89 कहता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन तो हम पढ़ चुके हैं भाई, राज्यसभा का चेयरमैन हमारा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। दूसरा डिप्टी चेयरमैन, जो सदस्य राज्यसभा के उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के भी टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस। टेन्योर राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है कि भाई 6 साल होता है। और अगर इनका चेयर और इसका कहते हैं रिमूवल प्रोसीजर, हम इनका देख चुके हैं कि भाई रिमूवल प्रोसीजर कैसे होता है कि भाई इनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, सदन के कार्यवाही के अंदर भाग लग सकते हैं, ओनली राज्यसभा के अंदर ही पेश होगा। और अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर इसको पास कर दिया जाए तो फिर वो उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। इन केस ऑफ पोस्ट वैकेंट, अगर सपोज करो कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही जो है उसकी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही जो है उनका पद खाली है, तो फिर जो बचे हुए जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी को जो है इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, कि अगर किसी के खिलाफ जो है ये महाभियोग की जो कार्यवाही है चल रही हो तो वही 14 दिन के नोटिस वाली बात है यहाँ पे 92 के अंदर। इसी तरह से अगर बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में आर्टिकल 93 बताता है भाई एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। और यही टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस अभी हम देख चुके हैं। 95 इन केस ऑफ पोस्ट वैकेंट, तो जो राष्ट्रपति है वो टेम्पररी अपॉइंट करेगा। 96 आर्टिकल इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो हम देख चुके हैं अभी कि भाई इनको हटाने का प्रोसीजर इनका क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 97। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चारों के चारों आर्टिकल जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इनसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 97 की। आर्टिकल 97 के अंदर आती है कि भाई जो भी हमारे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर की अभी बात कर रहे हैं, उनकी सैलरीज एंड अनाउंसेस आते हैं। अगर राज्यसभा के लिए तो फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और लोकसभा के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, कि भाई जो भी इनका सैलरीज होगी, इनका वेतन और भत्ते होंगे वो भारत सरकार का जो कंसोलिडेट फंड होंगे उसके ऊपर भारत होंगे।
यानी एक्सपेंडिचर जो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस किस के सैलरीज और अलाउंस इनके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। जब ये हमने अनुसूची पढ़ी थी तब भी हमने वहां पर बात करी थी कि भाई कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर किन किन का जो है वेतन जो है भारित होता है, यानी चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनके कंसोलिडेटेड फंड पे होता है। आर्टिकल 98 कहता है कि भाई सेपरेट सेक्रेटरीट, पहले तो देखो हमने इनको सैलरीज इनको पहले तो चुन लिया हमने कि भाई बना दिया, बनाने के बाद में हमने इनके सैलरी भत्ते फिक्स कर दिए। 98 में हम इनके लिए जो है पृथक सचिवालय की व्यवस्था करते हैं जहाँ पर ये लोग बैठ के अपना काम करेंगे। तो सेपरेट सेक्रेटरीट होगा राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए, और उससे रिलेटेड स्टाफ। तो जो सेक्रेटरीट का जो प्रशासनिक हेड होता है वो होता है जनरल सेक्रेटरी, यानी महासचिव। यानी जो भी अगर लोकसभा की या राज्यसभा की जो भी कार्यवाही होगी वो उसका प्रशासनिक हेड जो है सारी कार्यवाही इसी से ही होके पास होगी। तो सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ एंड जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव फॉर ईच हाउस, प्रत्येक हाउस के लिए, सेक्रेटरीट के लिए। तो जनरल सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी प्रशासनिक हेड होता है उसका। और ऑर्डर ऑफ चेयरमैन जो भी होंगे वो रोटेट थ्रू सचिवालय, यानी जो भी इसके चेयरमैन के या स्पीकर के जो भी ऑर्डर होंगे वो किसके थ्रू पास होंगे, सचिवालय के थ्रू ही जाएंगे। आर्टिकल जो 99 है वो बात करता है ओथ की फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि थर्ड शेड्यूल के अंदर किस किस को शपथ दिलाई जाती है। तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे यानी एमपी होंगे, एमपी की जो शपथ आती है वो किसके अंदर आती है, शेड्यूल 3 के अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 100 बात करता है कोरम की। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, यानी सदन की कार्यवाही के लिए मिनिमम कितने लोगों का होना आवश्यक है। तो हमारे जो संविधान के अंदर तो दिया हुआ है कि भाई 10% मेंबर होने आवश्यक है, लेकिन जो हमारे नियम है उनके अनुसार लोकसभा राज्यसभा के अंदर 1/3 मेंबर होना आवश्यक है। तो ये दोनों ही आपको फैक्ट याद रखने कि भाई संविधान तो कहता है कि भाई 10% लोग ही चाहिए, और जबकि हमारे जो नियम जो हमने बनाए वो हमें कहते हैं कि भाई 1/3 मेंबर इसके लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई लीडर इन पार्लियामेंट। तो लीडर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सदन होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा होगा, उसके अंदर सदन का लीडर तो होगा ही। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो जिस भी सदन में हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा से हो, तो वो उस सदन का क्या माना जाता है, नेता माना जाता है। जैसे मनमोहन सिंह जैसे पहले राज्यसभा से वो पीएम थे, राज्यसभा से चुने हुए थे, तो वो राज्यसभा के नेता थे। और अभी मोदी जी जैसे चुन कर आए हैं तो ये प्रधानमंत्री, ये लोकसभा के अंदर सदन के नेता है। इसी तरह से बात करें कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्षी दल का नेता। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भारत के अंदर 10% से जो ज़्यादा की सीट अगर किसी पार्टी को मिलती है तो उस पार्टी का जो व्यक्ति होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। तो ये जो पोस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन की इसको बनाया गया था 1967 के अंदर, और इसको जो है जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1977 के अंदर। यानी 1977 से पहले जो है 1967 से पहले जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नाम की कोई पोस्ट नहीं थी, और इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सत्ता के अंदर सरकार ही कौन थी, कांग्रेस एक ही पार्टी थी सरकार के अंदर। तो इसकी जो जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट होती है, उसका पद होते हैं, उसको जो फैसिलिटी, उसको जो भत्ते मिलते हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मिलते हैं। तो लोकसभा के अंदर तो अभी हमारे जो विपक्ष के नेता वो है राहुल गांधी, और विपक्ष और राज्यसभा में हमारे जो विपक्ष के नेता है वो है खड़गे, है ना। अब बात करते हैं कि विप का क्या काम होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विप क्या करता है। तो सबसे पहले तो भी विप को अपॉइंट कौन करता है, विप को अपॉइंट करता है उसकी पॉलिटिकल पार्टी, जिस भी पार्टी है उसका एक व्यक्ति को विप चुन लेती है अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्वयं खुद। और विप का काम क्या होता है, इसका काम होता है बिहेवियर को कंट्रोल करना मेंबर के। जो भी पार्टी के सदस्य हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, पब्लिक में क्या चीज़ बोलनी है, पार्टी लाइन क्या होती है, उसको कौन बताएगा, विप बताएगा। जैसे आप स्टैंड देखते होंगे कि भाई अगर कोई भी चीज़ पे कांग्रेस का, जैसे कि सी एनआरसी पे क्या रुख है, अभी वक्त बिल पे कांग्रेस का क्या रुख है, तो उसके सारे नेता वो एक ही लाइन बोलेंगे कि भाई हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। तो वो क्या करता है, विप काम करता है, वी कंट्रोल बिहेवियर ऑफ मेंबर की बात करता है। अगर सपोज करो कि कोई मेंबर इसको नहीं मानता है तो वो वायलेट करता है विप के ऑर्डर का, तो और अगर उसको विप जो है वो माफ़ी पार्टी उसको जो है माफ़ भी ना करे, तो फिर अगर 15 दिन के अंदर माफ़ नहीं करती है तो फिर वो दल बदल का जो है क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, और इसके तहत इसकी जो मेंबरशिप है वो भी जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से जनरली विप से कि विप
कब काम नहीं करता या कब इश्यू नहीं किया जा सकता है। तो जो यह व्हिप को है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव है तो फिर चाहे कोई सी भी पार्टी का व्यक्ति हो और राष्ट्रपति के किसी भी उम्मीदवार को जो है वोट दे सकता है। तो व्हिप को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर इश्यू नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शेडो कैबिनेट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार क्या होता है कि जब अगर ये अभी लंदन के अंदर बनाई थी इसको भारत में, तो वसुंधरा राजे ने राजस्थान के अंदर बनाई थी अशोक गहलोत के टाइम पे, 2013 के टाइम पे बात है। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, एक सेम अपनी कैबिनेट तैयार कर देती है, जैसे कि भाई उनका भी एक नेता होगा, उनका भी एक कोई ऊर्जा मंत्री होगा। तो ये क्या होता है कि भाई मोरल प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे, उसके लिए इसको क्या बनाया जाता है, उनको जब ये दिखाने के लिए जनता को कि भाई मौजूदा जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, उनको ये करना चाहिए, वो नहीं कर रही है, तो उसमें मोरल प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो है शैडो कैबिनेट का गठन किया जाता है। अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर इट्स टू क्रिएट मोरल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। लेम डक सेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है। लेम डक सेशन से होता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर है आज वर्तमान के अंदर लोकसभा में, अगर जो लोकसभा के जो एग्जिस्टिंग मेंबर है अगर वो जो वापस री इलेक्ट नहीं होते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, तो फिर उनको बोला जाता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन मतलब उनका फिर जो सेशन होता है उसको लेम डक सेशन बोल देते हैं। कि यानी जो अभी तो है विधायक है या मतलब मंत्री है, एमपी है, और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर या तो उनको सीट ना मिले या वो हार जाए, तो फिर वो किस में आ जाएंगे, लेम डक के अंदर आ जाएंगे। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जो किसी को भी जो है क्लियर मेजोरिटी ना मिले, जैसे कि अभी वर्तमान में बीजेपी की 240 सीटें ही है। तो बीजेपी अभी जो ये हंग पार्लियामेंट है, क्योंकि बीजेपी को अभी नीतीश बाबू और जो साउथ में आंध्र प्रदेश में कौन है, जगमोहन, क्या नाम है उनका, नाम दिमाग से निकल रहा, तो उन पार्टी के साथ में जो है गठबंधन की सरकार चला रही है। तो इसको बोलते हैं हम हंग पार्लियामेंट। अब बात करते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की, कि भाई जो सदस्य हैं उनकी निर्भरता क्या क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कि भाई सदस्यों की जो मेंबरशिप है वो किस किस केस के अंदर जा सकती है, किस किस केस में क्या क्या हो सकता है। तो वो हम चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति, ऑब्वियस सी बात है कि डबल मेंबरशिप नहीं रख सकता। आर्टिकल 101 कहते हैं कि भाई डबल मेंबरशिप अगर आपकी है तो फिर आप जो है निर्हर घोषित हो सकते हो। किस किस केस में हो सकते हो, किस में नहीं हो सकते हो, वो देखते हैं। अगर सपोज करो कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो लोकसभा राज्यसभा के, और आपने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा और आप लोकसभा जीत गए, तो 10 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि भाई आप या तो जो है कि भाई एक सीट को खाली कर दो, अदरवाइज जो आपकी पुरानी जो सीट है राज्यसभा की सीट वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोकसभा लोकसभा के आप एक दो लोकसभा से, जैसे राहुल गांधी जी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा, रायबरेली से भी चुनाव लड़ा, और अगर 10 दिन के अंदर आप अगर एक सीट खाली नहीं करते हो तो आपकी जो दोनों सीटें वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी जो है वो लोकसभा का मेंबर है, और उसने लोकसभा का मेंबर या विधानसभा का मेंबर है, और वो जो है अगर लोकसभा का मेंबर है तो विधानसभा का जीत गया, और विधानसभा का मेंबर है लोकसभा की सीट जीत गया, और 15 दिन के अंदर अगर वो अपनी पुरानी सीट खाली नहीं करता, एक सीट को नहीं छोड़ता है, तो फिर वो लोकसभा की जो सीट है वो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर दो विधानसभा की सीट से इलेक्शन लड़ लिया और 10 दिन के अंदर अगर उसने एक विधानसभा की सीट नहीं छोड़ी, तो उसकी क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो कि भाई यहाँ लोकसभा लोकसभा है तो 10 दिन का टाइम है, विधानसभा विधानसभा है 10 दिन का टाइम है, और लोकसभा विधानसभा है तो 15 दिन का टाइम है। यहाँ लोकसभा राज्यसभा है तो भी 10 दिन का टाइम है, क्योंकि यहाँ दोनों सेंटर है, यहाँ दोनों सेंटर है, यहाँ दोनों स्टेट है, यहाँ स्टेट प्लस सेंटर है, तो इसमें टाइम कितना है, 15 दिन का। तो अगर कोई भी मेंबर, इफ मेंबर जो भी कोई सिटिंग मेंबर है ऑफ वन हाउस ऑलरेडी एंड इलेक्टेड मेंबर फॉर अदर हाउस, देन फर्स्ट हाउस सीट विल बी ऑटोमेटिकली वेकेट। ऑटोमेटिकली नहीं, उसको फिर वो कहता है अगर लोकसभा और विधानसभा के बीच में अगर इस तरह से है कि भाई राज्यसभा लोकसभा के बीच में है, तो फिर जो जो पहला सदन अगर राज्यसभा है तो उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। एब्सेंस फ्रॉम सेशन, अगर कोई व्यक्ति जो भी एमपी एमएलए है अगर वो 60 दिन तक अगर एब्सेंट है बिना बताए, बिना स्पीकर की या चेयरमैन की परमिशन से, तो उसकी जो है वो निरर घोषित किया जा सकता है। अब और किस किस केस में, अगर मान लो कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन किस किस में, अगर उसको रेजिग्नेशन दे दे तो भी निरर है, अपॉइंट उसको जो गवर्नर अपॉइंट कर दे तो भी उसकी जो हो निररता हो जाएगी, उसको प्रेसिडेंट घोषित कर दे, उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दे, या उसका जो इलेक्शन कोई जो है उसको वॉइड शो वो डिक्लेयर कर दे कि भाई इसका जो अवैध है एक तरह से,
कि इलेक्शन को वॉइड अगर घोषित कर दे तो भी वो क्या हो जाएगा, निर्भर घोषित हो जाएगा। इस केस के अंदर तो व्यक्ति ने क्या है कि भाई सिस्टम में भारत में रह के और कोई दूसरा कोई क्राइम नहीं किया, उसके तहत भी उसकी जो डबल मेंबरशिप की वजह से जो है वो निर्भर घोषित हो सकता है। अभी किसी व्यक्ति के पास में जिसके पास डबल मेंबरशिप तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन वो हो सकता है। वो किस किस केस में घोषित हो सकता है? अगर वो भारत की नागरिकता को छोड़ दे, जब भारत का नागरिक नहीं रहा तो फिर एमपी कैसे रहेगा? अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है होल्ड करता हो, उसको भी लाभ का पद धारण करा हुआ हो। दूसरा, उसको जो है पागल घोषित कर दिया हो न्यायालय द्वारा, और या उसको जो है मेंटली अनसाउंड यानी अस्वस्थ अगर वो मानसिक रूप से हो तो भी उसको जो है वो निर्भर घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सपोज करो कि वो ये सब भी ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्शन के अंदर उसकी जो शो साबित हो गई कि भी उसने जो भ्रष्टाचार किया है, तो चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से उसको निर्भर घोषित किया जा सकता है। अगर किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई हो, कोर्ट द्वारा सुनाई गई हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, निर्भर घोषित हो जाएगा। अगर उसने चुनावी जो है एक जो एक्सपेंडिचर भी चुनाव में कितना खर्च करा है, अगर वो एक तय समय सीमा के अंदर अगर नहीं बताया कि भाई मेरा इतना खर्च हुआ, तो भी वो क्या हो जाएगा, उसको जो है चुनाव उसकी जो निर्भर हो जाएगा, वो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। अगर वो करप्शन और डिसलॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस के, जैसे कि वो पुराना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर उसको जो करप्शन की वजह से या डिसलॉयल्टी की वजह से अगर उसको नौकरी से टर्मिनेट किया गया है, तो उस वजह से भी वो क्या हो जा सकता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कि भी सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, सांप्रदायिक जो हमारी शांति है वो डिस्टर्ब होती है, तो भी उसको क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई मेंबर है वो 25% से ज़्यादा अगर मेंबरशिप या शेयर अगर किसी कॉरपोरेशन के अंदर होल्ड करता है, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो एक एमपी को डिस्क्वालीफाई होने करने के लिए कितनी चीज़ें हो सकती है कि या तो वो नागरिकता छोड़ दे, ऑफिस ऑफ जो लाभ का पद धारण कर ले, उसको सरकार उसको जो कोर्ट है वो है मेंटली अनसाउंड घोषित कर दे, उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दे। इलेक्शन के अंदर चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से उसको 2 साल की से ज़्यादा की जेल हो जाए, वो के चुनावी खर्च को तय समय सीमा में नहीं बताए, गवर्नमेंट ऑफिस जब वो गवर्नमेंट जॉब के समय उसे कोई भ्रष्टाचार या डिसलॉयल्टी की वजह से उसको टर्मिनेट किया गया हो, कम ऐसा कोई काम करा हो जिससे कि भाई कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक दंगे हुए हो, और 25% से ज़्यादा अगर उसने कोई कॉरपोरेशन के अंदर उसके शेयर हो, मेंबरशिप हो, तो भी वो उसको क्या कर दिया जाएगा, घोषित निर्भर घोषित कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 103 कहता है कि भाई 102 के तहत तो हमने ये बता दिया कि भाई वो निर्भर किस किस केस के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ओके, अब डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसाइडेड है निर्णय है वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्वालीफाई का जो निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। लेकिन किसके सलाह पे लेगा, इलेक्शन कमीशन की सलाह पे, अपनी मर्जी से नहीं ले लेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे नहीं लेगा। इलेक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की सलाह पे लेगा। आर्टिकल 104 कहता है कि अगर सपोज करो कि जैसे आप और मैं जो कि हम संसद के सदस्य नहीं हैं पार्लियामेंट के, और हम अगर संसद की कार्यवाही के अंदर हम अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, 500 रुपये। वैसे हमें घुसने नहीं देंगे, लेकिन जो भी नेता है अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है, उसकी मेंबरशिप किसी वजह से चली गई है, और ऐसे लोग या कोई भी किसी भी तरह से अगर संसद में कार्यवाही के अंदर पार्टिसिपेट करता है बिना मेंबरशिप हुए हुए, तो उसको जो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इनका पावर क्या होती है, प्रिविलेज यानी इनके जो शक्ति, उनके विशेष अधिकार, इनको किन किन चीज़ों में छूट मिलती है, पार्लियामेंट और उसके संसद के जो सदस्य हैं उनकी जो क्या क्या शक्तियाँ, विशेष अधिकार और क्या क्या इनको छूट मिलती है। तो आर्टिकल 105 कहता है प्रिविलेज की यानी विशेष अधिकार। एक होते हैं विशेष अधिकार व्यक्तिगत रूप से, एक होते हैं इनके सामूहिक रूप से विशेष अधिकार। तो व्यक्तिगत रूप से विशेष अधिकार ये है कि भाई इन जो भी एमपीज हैं हमारे, अगर कोई सिविल मैटर का कोई क्या केस है, तो 40 दिन जो है, कोई भी अगर हमारा सत्र चल रहा है तो 40 दिन उसके पहले और 40 दिन उसके बाद में ये मना कर सकते हैं किसी भी तरह का एविडेंस देने से। और इनको जो सिविल मैटर में वैसे भी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन ये 40 दिन तक जो है उस कार्यवाही में अटेंड ना करने, उस कार्यवाही के खिलाफ जो भी इनके पास कोई एविडेंस है, साक्ष्य देने से मना कर सकते हैं। और कलेक्टिव की बात करें कि भाई कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होता है इनका, सामूहिक रूप से लोकसभा के जो मेंबर हैं उनके क्या विशेष अधिकार है, लोकसभा के क्या विशेष अधिकार है। तो ये जो लोकसभा है ये निषेध कर सकती है अदर फ्रॉम पब्लिशिंग डिबेट, जब भी जो लोकसभा की जो बात डिबेट हो रही है उसको पब्लिश करने से रोक सकती है। ये सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर लोगों के साथ मिलकर यानी पार्लियामेंटेरियन के साथ में मिलकर,
सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं, ये रेगुलेट करते हैं इंटरनल अफेयर को। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 106 की। आर्टिकल 106 बात करता है कि भाई सैलरीज क्या होंगी और अलाउंस क्या होंगे एमपीज के, यानी एमपीज के सैलरी और भत्ते क्या मिलेंगे इनको, ये किसमें होता है आर्टिकल 106 में। तो जो क्वेश्चन है ये प्रिविलेज वाला बहुत बार पूछा गया, राजस्थान के अंदर भी पूछा गया है कि भाई जो विधायकों के प्रिविलेज किस आर्टिकल में है और सांसदों के जो प्रिविलेज है वो किस आर्टिकल के अंदर है। अब बात करते हैं भाई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जो मुख्य काम है जिसके लिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं कि भाई कानून बनाना, तो वो कानून बनाने का जो काम है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी विधायी कार्यवाही जो होती है संसद के अंदर वो किस तरीके से होती है, तो वो आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 107 से 111 के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 107 क्या कहता है। आर्टिकल 107 के अंदर आता है भाई प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, यानी जो भी विधेयक है उनको प्रस्तुत करने और पारित होने के जो है उनके प्रावधान कैसे होगा, यानी किसी विधेयक को हम उसको प्रस्तुत कैसे करेंगे और उसको पारित कैसे करवाई करेंगे। तो ये क्या, ये जो पूरा काम होता है वो 5 स्टेज के अंदर होता है। तो फर्स्ट रीडिंग जो होती है कि भाई उसके अंदर क्या होता है, मिनिस्टर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है विधेयक को। दूसरा, उस समय जब विधेयक इंट्रोड्यूस करवाता है उस समय कोई भी डिस्कशन उसके ऊपर नहीं होता है, ना ही उसके अंदर कोई संशोधन नहीं होता है। अब जब ये इसने इंट्रोड्यूस करवा दिया मिनिस्टर ने, अगर ये गैजेट जो है हमारा, जैसे राजस्थान का भी गैजेट है, भारत का भी गैजेट है, अगर ये गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है इसको पब्लिश इन गैजेट, तो इसको कंसिडर किया जाता है कि भाई ये हमारा जो विधेयक की फर्स्ट रीडिंग क्या है, हो गई। अब फर्स्ट रीडिंग हो गई तो सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है सेकंड में हमें पास ही करवाना है उसको, उसके ऊपर डिस्कशन ही होना है। तो पहला तो होता है कि भाई जनरल डिस्कशन कर लेंगे हम, और हाथों हाथ बिल को हमने कंसिडरेशन ले लिया इमीडिएटली, जैसे कि हमने जो धारा 375 वाला, जो धारा 35 है जम्मू कश्मीर वाला, धारा 370 का जो बिल हटाया था एक ही दिन में लोकसभा राज्यसभा, उसको पहले राज्यसभा में पेश किया गया था फिर उसको लोकसभा में लाया गया था। तो जैसे ही बिल को पेश करा, पहले गैजेट में वो हाथों हाथ प्रकाशित हुआ, दूसरा उसको जैसे बिल को पेश किया उसके ऊपर इमीडिएटली जो क्या हो गया उसको कंसिडरेशन में ले लिया और उसकी चर्चा हो गई। और या हम ये कह सकते हैं कि भाई आज हमने गैजेट में प्रकाशित किया, हम इसको कोई फिक्स डेट कर लेते हैं, उस फिक्स डेट के ऊपर इस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और सपोज करो कि भाई या तो दोनों ही काम नहीं हो, ना तो हमने हाथों हाथ लिया ना ही हमने कोई फिक्स डेट निर्धारित करी कि भाई कब इसको चर्चा में लेंगे। अगर ये बिल मान लो कि भाई कंट्रोवर्शियल बिल हो जिसका विरोध हो सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है जो बिल के क्लॉज बाय क्लॉज चेक कर सकती है। यानी एक तरह से वो सारे पार्टियों को, स्टेक होल्डर को बिठा के भाई उनसे समाधान पूछ सकती है, उनके विवाद का इशू पूछ सकती है, उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजना है। इसी तरह से इसको जो है ज्वाइंट कमेटी, जिसके अंदर ज्वाइंट कमेटी का मतलब है राज्यसभा लोकसभा दोनों के जो सदन है उनको, जो ज्वाइंट कमेटी को बिल को भेजा जा सकता है। सपोज करो कि इसको मैं सर्कुलेट टू टेक पब्लिक ओपिनियन, लोगों का जो है ओपिनियन लेने के लिए इसको जो न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित किया जा सकता है। तो यानी क्या क्या कर सकते हैं हम सेकंड के अंदर, सेकंड रीडिंग में, या तो बिल के ऊपर हाथों हाथ जो है इसको कंसिडरेशन में लेके उसको चर्चा स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फिक्स डेट पे उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसको चयन समिति को भेज सकते हैं, ज्वाइंट कमेटी को भेज सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको भेज सकते हैं। अब जैसे सपोज करो कि भाई हमने जो इसको हाथ या अगर चयन समिति को भेजा तो वहां से बिल आ गया, अगर इमीडिएटली कंसिडरेशन लिया तो हम वो ले रहे हैं, या किसी फिक्स डेट पे चर्चा कर रहे हैं तो क्या चर्चा होगी। तो उस बिल का जो एवरी पार्ट ऑफ बिल इज डिस्कस एंड अमेंड इफ रिक्वायर्ड, जो भी बिल के एक एक पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस किया जाएगा, और अगर उसमें संशोधन की जरूरत है तो उसमें क्या करा जाएगा, संशोधन करा जाएगा। जब यहाँ पे संशोधन हो गया तो फिर आता है कंसिडरेशन स्टेट। तो आफ्टर रिसीव बिल फ्रॉम कंसीडर प्रोविजन ऑफ बिल एंड वोटेड क्लोज बाय क्लोज एंड इफ पास्ड बिकम पार्ट ऑफ बिल, कि जो भी हमने अमेंडमेंट करे उनको क्या रखा जाता है, विधायक के प्रावधानों पर विचार किया जाता है और उसको फिर वोट के लिए रखा जाता है, और अगर पास हो जाता है तो वो फिर हिस्सा क्या हो जाता है, हमारे बिल का भाग बन जाता है। यानी सेकंड रीडिंग के अंदर हमने जो भी एक तरह से बिल का मूल विधेयक में जो भी संशोधन करना था कर दिया, और उसके जो भी पार्ट है उसके ऊपर वोट करके भी एक फाइनली बिल तैयार कर दिया कि भाई अब इस बिल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर थर्ड रीडिंग होती है, इसके अंदर ना तो कोई अमेंडमेंट किया जाता है, यानी नो प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, यानी इसके अंदर अब कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, और डिबेट केवल इस बात तक सीमित होती है कि इस पूरे बिल को एज इट इज इसको आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और इस चीज के ऊपर जो है बिल के ऊपर वोट किया जाता है कि जो पूरा का पूरा बिल है उसको एज ए पास करना है या रिजेक्ट करना है।
फिर अगर यहाँ से पास हो जाता है थर्ड रीडिंग के बाद में, तो फिर इस बिल को किसको भेजा जाता है, सेकंड हाउस। यहाँ सेकंड हाउस से मतलब राज्यसभा नहीं है। सेकंड हाउस से मतलब है कि अगर आपने राज्यसभा में पहले पेश करा तो फिर ये लोकसभा में जाएगा, पहले लोकसभा में पेश करा तो फिर राज्यसभा में जाएगा। तो सेकंड हाउस के अंदर जो भेजा है अपने, सेकंड हाउस भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेगा। सेकंड हाउस फॉलो द सेम प्रोसीजर। और अगर सेकंड हाउस से भी पास हो गया, आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ हाउस, अगर सेकंड हाउस से पास होने के बाद में ये बिल किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन कर देगा, तो ये हमारा बिल क्या बन जाएगा, हमारा अधिनियम बन जाएगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा। अगर सपोज करो कि राज्य से पहले लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा के पास ये बिल भेजा, और राज्यसभा ने इसको 6 महीने तक जो है इस पर कुछ करा ही नहीं, कोई कार्रवाई। तो राज्यसभा कैन होल्ड ए बिल फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। अगर 6 महीने के अंदर नहीं पास करती है तो इस बिल को कैसे माना जाएगा, कंसिडर टू बी रिजेक्टेड, यानी इस बिल को क्या मान लिया जाएगा कि बिल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन यही अगर हम मनी बिल देखते हैं, तो मनी बिल के अंदर राज्यसभा किसी मनी बिल को होल्ड कर सकता है, यानी धन विधेयक को होल्ड कर सकता है 14 दिन के लिए, और वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर। अगर वो पास करे, फेल करे, अमेंड करे, उसका कोई मीनिंग नहीं लौटाए, तो भी वो 14 दिन बाद में क्या माना जाता है, पास माना जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 108 यानी ज्वाइंट सिटिंग। सपोज करो जो हमने 107 के अंदर अगर कोई किसी चीज के ऊपर बिल पास किया, और राज्यसभा मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है, लेकिन राज्यसभा उस बिल को पास नहीं कर रही है, तो फिर जो हमारे राष्ट्रपति मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। ज्वाइंट सिटिंग के जो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रिसाइड करेगा हमारा लोकसभा स्पीकर। और किस लिए बुलाएंगे, टू रिजॉल्व डेडलॉक बिटवीन टू हाउस ओवर पैसेज ऑफ ए बिल, यानी जो भी विधेयक को पास करने के लिए उसका जो भी गतिरोध है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 109 प्रोसीजर इन केस ऑफ मनी बिल। सबसे इंपॉर्टेंट बिल होता है मनी बिल यानी धन विधेयक। तो इस धन विधेयक का जो है प्रोसीजर, कार्यवाही क्या होगी संसद में। तो धन विधेयक ऐसा है कि भाई इसको जो प्रेसिडेंट एक तो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, इसलिए सबसे पहले क्या इसको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरा ये किसके अंदर, ये भी क्वेश्चन है कि भाई धन विधेयक जो है ओनली लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में तो धन विधेयक जो है केवल और केवल किस में पेश किया जा सकता है, ओनली इन लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। किसी भी ये भी हम देख चुके हैं स्पीकर को कि भाई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, स्पीकर, और उसी का निर्णय क्या होता है, इसके अंदर फाइनल होता है। तो डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल वेदर इट इज ए मनी बिल और नोट। राज्यसभा जो होती है कि नाइदर इज, ना तो इसको रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा, ना ही इसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकती है यानी संशोधन कर सकती है। राज्यसभा केवल और केवल जो धन विधेयक है उसको मैक्सिमम 14 दिन के लिए जो क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। अगर 14 दिन में वो पास करे तो भी ठीक, ना करे तो भी वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है, पास माना जाता है। फाइनली उसके बाद में जो मनी बिल है वो प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास में साइन होने के लिए जाता है। आर्टिकल 110 ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, उसका निर्णय किस आधार पर किया जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के अंदर होता है कि भाई रिलेटेड होता है टैक्स से, कि अगर उसके अंदर टैक्स के यानी कम करना, ज़्यादा करना, किसी चीज़ पर टैक्स हटाना या किसी चीज़ पर टैक्स लगाने की अगर जानकारी है तो वो किस बिल में आता है, मनी बिल के अंदर। अगर भारत सरकार ने किसी से पैसा उधार लिया, चाहे वो इंटरनल रिसोर्सेज से पैसा उधार लिया यानी भारतीय बैंकों से पैसा उधार लिया है, विश्व से उधार लिया है यानी IMF WTO से उधार लिया है, तो वो जो जानकारी हमें बोरो मनी है, उधार के जो पैसा है उसकी जानकारी, वो भी किसके अंदर में मिलती है, यूनियन गवर्नमेंट की इसके अंदर मनी बिल के अंदर। अगर कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे अभी हम देख रहे थे भाई स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन, CGI, UPSC, इनके जो मेंबर की जो CAG हो, इनकी जो पेमेंट होती है, तनख्वाह होती है, वो किस पे भारित होती है, कंसोलिडेट फंड के ऊपर होती है। तो कंसोलिडेट फंड पे अगर किसी का जो वेतन है वो भारित किया जा रहा है यानी उस पे से पैसा दिया जा रहा है, या कंसोलिडेट फंड में किसी चीज का नया पैसा जमा करवाया जा रहा है, तो ये अगर चेंजेस दिख रहे हैं तो वो भी किस में कंसिडर होगा, मनी बिल में। कंटिजेंसी फंड हमने देखा था अभी राष्ट्रपति के पास होता है 500 करोड़ रुपए का, तो कंटिजेंसी फंड से अगर पैसा निकाला जा रहा है तो वो भी किसके अंदर प्रोविजन होगा कि भाई मनी बिल के अंदर, कि भाई कंटिजेंसी फंड से पैसा क्यों निकाला गया है। तो इन तीन चारों से रिलेटेड अगर पैसों में कोई भी चेंज आता है, कुछ भी चेंज आ जाता है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, मनी बिल के अंदर। तो डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, वो किस में आ जाएगा, यानी हमारा मनी बिल के अंदर, संचित निधि पर भारत व्यय में वृद्धि, एक तरह से।
ये हो गया हमारा आर्टिकल 110। इस 110 के अलावा जो हमारे आते हैं, कुछ आते हैं फाइनेंशियल बिल, जो कि मनी बिल नहीं होते लेकिन पैसों से रिलेटेड होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो आर्टिकल, एक तो हमारा 110 में तो ये हमने देख लिया भाई मनी बिल। आर्टिकल 117 आता है, एक 117(3) आता है। तो अगर कोई भी मनी बिल है तो उसके अंदर मान लो कि भाई आर्टिकल 110 तो कहता है कि भाई ओनली जो इसके अंदर प्रोविजन है वो मनी बिल के, और कोई दूसरा प्रोविजन नहीं है। तो ये किसके अंदर पेश होगा भी मनी बिल, तो होगा तो ओनली इन लोकसभा में पेश होगा। और प्रेसिडेंट की जो प्रायर अप्रूवल क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। और सर्टिफाइड करेगा और एंडोर्स करेगा लोकसभा स्पीकर, यानी उसको प्रमाणित करेगा, उसका जो समर्थन करेगा कि भाई ये जो है मनी बिल है। ठीक है। लेकिन अगर कोई मनी बिल से अलग, अगर कोई आर्टिकल 110 यानी कुछ पार्ट मनी बिल का हो और कुछ जो है अदर प्रोविजन हो फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो भी अगर मनी बिल इसके अंदर है, थोड़ा बहुत भी अमाउंट है, तो वो किस में पेश होगा, ओनली इन लोकसभा। और मनी बिल है तो इसको जो प्रेसिडेंट की जो प्रायर अप्रूवल भी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। और ये कैसे होगा, वही लोकसभा में पास होगा, पास लाइक ऑर्डिनरी बिल। ठीक है। और इसको जो है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको कैन बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, इसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी बिल के अलावा और भी प्रावधान है। अब आर्टिकल 117(3) कहता है कि भाई कोई मनी बिल के अलावा अगर कोई भी सारा जो वित्त से रिलेटेड अगर कोई बिल है, तो वो फिर इसको जो है वो किसी भी हाउस के अंदर उसको पेश किया जा सकता है। नो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 यानी मनी बिल, बट प्रोविजन रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसको जो है किसी भी हाउस के अंदर पेश किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल इसके अंदर आवश्यक नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 111 बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट असेंट टू बिल, कि जो भाई प्रेसिडेंट के जो है वो बिल के ऊपर क्या कहता है कि भाई बिल को जो है असेंट यानी सहमति देगा, सहमति को रोक लेगा, या बिल को एक बार जो है रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। तो प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर ये हम देख चुके हैं पहले। प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कशन नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, यानी जो वित्त, जो हमारे वित्तीय जो मामले हैं उनके अंदर जो प्रोसीजर क्या होता है। तो आर्टिकल 12 बताता है, 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमारा जो बजट है, बजट शब्द नाम का कोई शब्द हमारे इसके अंदर संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 के अंदर हमारे एक तो होता है कट मोशन के बारे में बताया हुआ है। कट मोशन में होता है कि तीन चीजें भी, पॉलिसी कट होती है, इकोनॉमिक कट होते हैं, टोकन कट भी होते हैं। और कट मोशन जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड मामला है। और ये कभी भी पास नहीं होते, क्योंकि जो सरकार होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी के अंदर होती पेश करने वाली। तो पॉलिसी कट कब किया जाता है? पॉलिसी कट का मतलब है नीतिगत कटौती, कि जब भी पॉलिसी कोई अगर डिसअप्रूव कर दिया जाए कि भाई पूरी पॉलिसी आपकी खराब है, तो फिर उसको क्या है, पूरी पॉलिसी को कट करना। तो इसके अंदर उस पॉलिसी में आपने जितना भी बजटरी एलोकेशन रखा उसको घटा के कितना अमाउंट कर दिया जाता है उसका, कि 1 रुपया। ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपये में कुछ काम नहीं होगा, सांकेतिक अमाउंट होता है कि भाई उसको पॉलिसी की वैल्यू घटा के कितनी कर दी आपने, 1 रुपीज। दूसरा इकोनॉमिक कट, इकोनॉमिक कट यानी आर्थिक कटौती वो की जाती है भाई अवांछित व्यय उजागर करने के लिए भी, जो सरकार जो भी कानून लाई है, नया विधायक लाई है या नई कोई पॉलिसी बनाई है, तो उसके अंदर फालतू का पैसों का जो वेस्टेज कर रहा है, तो अनवांटेड एक्सपेंस जो भी है उनको एक्सपोज करने के लिए इकोनॉमिक कट लाया जाता है। इसके अंदर आपने जैसे कि भी 1,000 रुपए की अगर आपका जो है पॉलिसी, आपने अगर बजटरी लोकेशन देखा तो उसको घटा के 100 रुपए, 200 रुपए कर देंगे। यानी जो अमाउंट है उसको रिड्यूस वही स्पेसिफिक अमाउंट घटा देंगे, विशिष्ट राशि से उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। टोकन कट का मतलब हो गया भी प्रतीक कटौती होती है एक तरह से, कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी और उसका कोई, या तो पर्टिकुलर कोई पॉलिसी है, ग्रुप ऑफ पॉलिसी में, या उसका कोई पर्टिकुलर कोई सेक्टर है, उस सेक्टर की भी जो है आलोचना करने के लिए कोई नीतियां या कोई वेस्ट सेक्टर विशेष की कोई आलोचना करनी है, तो फिर क्या होता है, टोकन कट। और टोकन कट के अंदर क्या होता है कि भाई अमाउंट को जो क्या कर दिया जाता है, 100 रुपए कम कर दिया जाता है कि भाई बाकी आपका सब कुछ सही है, ये पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ इश्यूज हैं। लेकिन ये पास नहीं होते, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो क्या है, जो लाने वाली सरकार है वो मेजोरिटी के अंदर होती है। अब बात करते हैं भाई, ये भी हम देख चुके हैं कि भाई एक्सपेंस चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, की भी जो हमारी भारत सरकार की संचित निधि है उसके ऊपर कौन कौन से जो चार्ज है, कौन कौन से वेतन भत्ते सैलरीज किन किन के जो है वो भारित किए जाते हैं, और क्या क्या इसके अलावा भारित किया जाता है। तो ये हमने देखा था भी सैलरी, जो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर हमने देखा था किस किस की सैलरी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट, सीएजी, ये जो भी है, ये भी जो सेकंड शेड्यूल पढ़ा था हमने उस टाइम में, कि सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी सैलरीज गिवन है वो सारे के सारे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर
चार्ज है। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी है, इस तरह के भी सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी सैलरीज है, सीजीआई की है, उनका एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है वो भी किस पे जाता है, हमारा कंसोलिडेटेड फंड पे इंडिया। ये अभी हमने मनी बिल के टाइम देखा, अभी डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पे जाता है, वो भी हमारा किससे होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आर्टिकल बात करते हैं नेक्स्ट 113 की, तो ये 112 हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद में जो हमारे ये 113, 14, 15, 16, ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार इनमें से पूछा गया है। और सिर्फ आपको नाम याद रखना होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई डिटेल अंदर जाके पूछी गई है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि भाई आर्टिकल 113 क्या कहता है, आर्टिकल 113 कहता है कि भाई अनुमानों के जो संबंध में क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसके ऊपर, और जो अनुदान की मांग है वो हमारे किस में आती है, आर्टिकल 113 में। तो प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट, यानी अनुमानों के जो संबंध में क्या प्रक्रिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इस पॉइंट का जो इस ये आर्टिकल का जो वो है मेन लाइन, वो है डिमांड फॉर ग्रांट, यानी जो अनुदान की जो मांग है, जो कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाई मांगी जाती है, अनुदान की मांग, वो किस में आती है, आर्टिकल 113 के अंदर। आर्टिकल 114 के अंदर सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, यानी अगर कोई भी हमें किसी भी तरह का पैसा अगर हमें निकालना है बजट से यानी सरकार से, तो उसके लिए हमें क्या पास करना पड़ता है, उसके रेस्पेक्ट में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 115 कहता है कि भी सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट से मतलब है अनुपूरक ग्रांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि अगर आपने बजट में किसी चीज़ के लिए कोई फंड लोकेट किया है, अगर वो फंड जो है आपके लिए अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है, और उसके लिए और फंड की जरूरत चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट का मतलब होता है अतिरिक्त ग्रांट। अतिरिक्त ग्रांट की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको कोई ऐसी सर्विस जो कि बजट के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए होता है फिर ग्रांटेड फॉर न्यू सर्विस नॉट मेंशन इन बजट। कोई ऐसी सर्विस जो कि बजट में मेंशन नहीं है, उसके लिए अगर आपको फंड चाहिए तो वो किस में आता है, एडिशनल ग्रांट यानी अतिरिक्त अनुदान के रूप में। एक्सेस ग्रांट का मतलब है कि जितना आपको बजट में पैसा लोकेट किया गया था, आपने जो पैसा है वो तो आपने कर ही दिया है ना, उससे उससे ज़्यादा आपने पैसा जो है खर्च कर दिया है, तो फिर वो जो खर्च आपने जो एक्स्ट्रा पैसा करा है उसकी जो पूर्ति के लिए वापस आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सेस ग्रांट। तो ये आपने पैसा कम करा है, ज़्यादा करा है, नई सर्विस के लिए करा है, तो ये आपके कहने से तो कोई मानेगा नहीं। तो ये जितने भी फंड हैं, अनुदान की मांग है, ये सारे के सारे हैं लोकसभा के अंदर वोटिंग के लिए रखी जाती है, और वो भी पहले, उससे पहले जो हमारी लोक लेखा समिति है उससे ये अप्रूव्ड होना चाहिए। 1 मिनट। तो बिफोर पुटिंग इन लोकसभा फॉर वोटिंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पीएसी, यानी लोक लेखा समिति से ये जो भी हमारी ग्रांट है, एक्सेस ग्रांट हो चाहे हमारी जो एडिशनल ग्रांट हो, सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, ये लोक लेखा समिति से क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। और डिमांड फॉर ग्रांट आर इंट्रोड्यूस आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी पहले जो है प्रेसिडेंट की परमिशन से ही ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है जो ये पेश की जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 116 की। आर्टिकल 116 में आता है हमारा वोट ऑन अकाउंट, जिसको आप लेखानुदान भी कह सकते हो। तो हमारा जनरल बजट पेश होता है, वो हमारा बजट की कार्यवाही है जो हमारे मई तक चलती रहती है, यानी बजटरी जो भी एलोकेशन वगैरह मई तक चलता रहता है। तो अप्रैल और मई महीने के, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है, तो अप्रैल और मई के जो खर्चे के लिए जो हमें पैसे चाहिए होते हैं, वो होते हैं हमें वोट ऑन अकाउंट, यानी 2 महीने के लिए जो पैसा चाहिए होता है सरकार उसको किसके थ्रू लेती है, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू। सेकंड होता है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट को आप एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये ब्लैंक चेक जैसा है। ब्लैंक चेक का मतलब है कि उसमें कितना भी अमाउंट आप निकाल सकते हो, लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ अर्जेंसी, यानी अगर आपको कोई तात्कालिक, अगर किसी चीज के लिए कोई अगर आपदा आ गई हो या कोई विशेष चीज हो गई हो, उसके लिए आपको जो पैसा चाहिए, तो उसके लिए आप किसी वोट ऑन क्रेडिट से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी जो है राष्ट्रपति का क्या चाहिए, हमें प्रायर अप्रूवल लेना होता है। एक्सेप्शनल ग्रांट से मतलब होता है कि टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंस, यानी कोई जो हमारे विशेष खर्च हैं उनकी पूर्ति के लिए, देट आर नॉट कवर्ड अंडर रेगुलर बजटरी अलोकेशन, यानी रेगुलर बजट के अलावा अगर कोई किसी तरह का खर्चा आ गया है, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर हमें क्या चाहिए होती है, एक्सेप्शनल ग्रांट। तो किसी भी तरह की ग्रांट हो, हमें उसके लिए क्या चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। तो ये आर्टिकल 112, 113, 114, 115, 116 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
एंड में जाके आप इन नाम में भी कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान क्या होता है, वोट ऑन क्रेडिट यानी प्रत्यानुदान क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट यानी अपवादानुदान क्या होता है। तो आप ये सब याद रखिएगा कि भाई सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, ये किस किस के अंदर क्या क्या होता है। आर्टिकल 117 हमने 1 और आर्टिकल 173 हमने मनी बिल के साथ ही देख लिया था, जिसके अंदर फाइनेंस बिल से रिलेटेड क्या है, प्रोविजन है। आर्टिकल 118 होता है कि वे संसद में जो कार्य संचालन और प्रक्रिया के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो 118 के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे उनका ये किसके अंडर में आते हैं, इंटरप्रेटर, इनका फाइनल इंटरप्रेटर होता है हमारे सदन के स्पीकर, है ना, लोकसभा के स्पीकर, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन साहब। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर का समय पूछ लिया जाता है कि भाई संसद के अंदर क्वेश्चन आवर का समय क्या है, तो संसद के अंदर समय होता है 11 से लेकर 12 बजे तक। इसके अंदर जो हमारे सदस्य होते हैं वो मिनिस्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिनिस्टर जो यूजुअली उसका आंसर दे देते हैं। 0 ओवर की बात करें तो 0 ओवर होता है 12 से 1 बजे तक का जो टाइम होता है उसको बोल देते हैं 0 आवर। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि भाई स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि भाई ओरली उनका जो है मिनिस्टर आंसर दे देता है कि भाई आपने उसको पूछा रिटर्न में, लेकिन उसको आंसर किसने दिया, आपको ओरली आंसर दिया। और इसके ऊपर जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ओरली आंसर दे रहे तो आपने भी हाथों हाथ पूछ लिया और मिनिस्टर ने जो इसका आंसर दे दिया। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसका कि भाई आपको तो रिटर्न में आंसर चाहिए। अब रिटर्न में आंसर चाहिए तो फिर आप सप्लीमेंट्री कैसे पूछोगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिटर्न में आंसर देने के लिए तो टाइम चाहिएगा। तो इसके अंदर आप जो अनस्टार्ट क्वेश्चन के अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होते हैं जिसका के लिए क्या होता है, क्वेश्चन के लिए 10 दिन का नोटिस दिया जाता है और फिर उसका जो आंसर है वो मिनिस्टर कैसे दे देता है, ओरली आंसर दे देता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमने सारे के सारे मोशन को हमने क्या करा, एक साथ ही लेके आ गए हम, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो बहुत लोग इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। तो कॉन्फिडेंस मोशन ऑब्वियस सी बात है भाई, विश्वास प्रस्ताव लाएगा कौन, रूलिंग पार्टी लाएगी कि भाई हमारी जो मेजोरिटी फुल है और हम इसके अंदर जो बहुमत है साबित करना होता है। जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर लाया गया था, हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार लेके आई थी, जब जो हमारे कौन थे, इनके पायलट साहब ने पंगा कर दिया था, तब जो गहलोत साहब जो है इसके अंदर विश्वास प्रस्ताव पारित लेके आए थे। दूसरा होता है विभिन्न नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर और सेंसर मोशन के अंदर क्या अंतर होता है, हम ये देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों क्या क्या होते हैं ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर क्या होता है कि भाई इसका कोई कारण बताना जरूरी नहीं है कि भाई आप अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के खिलाफ क्यों लेके आ रहे हो। कुल मिला के आपको सरकार में विश्वास नहीं है, बस इतना ही रीजन सफिशिएंट है। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्री परिषद के विरुद्ध लेके आया जाता है, किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। दूसरा, तीसरा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब है कि जो आपकी मंत्री परिषद है उसको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार जो है चली जाएगी। और निंदा प्रस्ताव के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है कि पहले तो कारण बताना जरूरी होता है, शुड स्टेट रीजन, कारण बताना जरूरी होता है। दूसरा है कि अगेंस्ट ये इंडिविजुअल व्यक्ति के यानी किसी मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, किसी मेंबर के खिलाफ लाया जाता है। और अगर ये पास हो जाता है तो फिर मंत्रिपरिषद को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ये केवल किसी मिनिस्टर की या विधायक की जो भी है निंदा करने के उद्देश्य से लेके आया जाता है। अब बात करते हैं कि एडजस्टमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और किसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, टू ड्रॉ अटेंशन इन ऑफ हाउस टू ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। कोई अगर जन महत्व का कोई अति आवश्यक अगर कोई मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करने के लिए इसको संसद के अंदर पेश किया जाता है। और इसको जो पेश करने के लिए 50 मेंबर का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यानी अगर 50 मेंबर ने दिया तो फिर इसको जो संसद है वो स्वीकार कर लेगी। और ये केवल और केवल किस में लाया जा सकता है, लोकसभा के लाया जा सकता है। अगर पास हो गया तो फिर इसके ऊपर जो 2.5 घंटे की क्या होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अति आवश्यक टॉपिक होगा उस पे।
अब बात आता है कि भाई कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सिर्फ ये होता है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है और उसी समय अगर देश में कोई ऐसी कोई घटना होगी जिसके ऊपर किसी मंत्री का आधिकारिक बयान चाहिए आपको, तो आधिकारिक बयान के लिए फिर क्या लाया जाता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। इन ए डे मैक्सिमम इस तरह के जो 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन लाए जा सकते हैं बाई ए मेंबर, किसी एक मेंबर के थ्रू या मैक्सिमम 5 मेंबर के थ्रू, फॉर ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट यानी आधिकारिक बयान के लिए, ऑन इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी जन महत्व के मुद्दे पर जो हमारे मंत्री जी हैं उनके आधिकारिक बयान के लिए ये कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है 2 घंटे के आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। और इसके लिए क्या चाहिए, एक तो 2 मेंबर के साइन चाहिए और दूसरा प्रायर अप्रूवल चाहिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हमारे। यानी अभी तक हमने पढ़ा उनमें 50 लोगों ने दिया, एक ने दिया, किसी कमेटी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन आपको डिस्कशन करना है तो फिर आपको जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका समय 2 घंटे कम हो जाएगा। ठीक है। स्पेशल मेंशन की बात करें कि भाई स्पेशल मेंशन कब, ये वैसा आज तक कभी नहीं पूछा गया। अगर कोई भी मुद्दा जो किसी वजह से अगर लोकसभा में नहीं उठाया जा सकता है तो फिर ये स्पेशल जो मेंशन है वो लाया जाता है ना। क्लोजर मोशन का मतलब होता है कि भाई समाप्ति प्रस्ताव। समाप्ति प्रस्ताव ये कौन लाता है, भी एक सदस्य के थ्रू लाया जाता है। और उसका कारण क्या होता है लाने का, टू कट शॉर्ट द डिबेट एंड मैटर पुट टू वोट, कि भाई अब जो है इस विधायक पे या जिस भी चीज पर चर्चा होनी थी बहुत होगी और अब इसके ऊपर डायरेक्टली जो है वोटिंग करो। अब वोटिंग करने के भी तरीके हैं। सिंपल क्लोजर से मतलब है कि भाई जो आपका डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया और आपके पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको डायरेक्टली वोट के लिए रख दो। कंगारू क्लोजर का मतलब होता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट क्लोज है वो तो आपने वोटिंग के लिए ले लिए, इंपॉर्टेंट क्लोजेज आर टेकन फॉर वोटिंग एंड डिबेट, और बाकी को जो है उनके साथ में अपने क्या मान लिया, पास मान लिया। ग्लूटेन क्लोजर है उसको हम बोलते हैं कि भाई जो कोई अनडिस्कस क्लोज है उनको भी आपने बिल के जो है वो वोट उनको भी कर दिया, आपने साथ में रख दिया और पास करा दिया। तो अनडिस्कस क्लोज ऑफ ए बिल आर पुट टू वोट अलोंग विद डिस्कस वन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, के समय की कमी के कारण आपने जो अनडिस्कस क्लोज थे किसी विधेयक के प्रावधान थे उनको भी आपने डिस्कस जो किए आपने उनके साथ में रखा और उसको करवा दिया पास। तो भारत में ज्यादातर तो यही होता है ना। इसे बहुत लोग ये विपक्ष वाले आरोप भी लगाते हैं कि सदन में चर्चा ही नहीं करते, उसको बिल्कुल मेजोरिटी है इनके पास में तो ये पास करवा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई इम्पैक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन पेंडिंग बिल। अगर किसी लोकसभा का जो है अगर भंग हो जाती है तो जो पेंडिंग बिल जो भी है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भाई सपोज करो कि जो हमारी लोकसभा जो है भंग हो गई, लेकिन बिल तो राज्यसभा के अंदर पेश हुआ है, लोकसभा तक गया ही नहीं, तो फिर वो जो भी हमारा बिल है वो लैप्स नहीं होगा। सपोज करो कि बिल है जो राज्यसभा से तो क्या हो गया, पास हो गया, लोकसभा के पेंडिंग है, लोकसभा हमारी क्या होगी, भंग हो गई, तो वो हमारा बिल भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, बिल भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी बिल अगर वो लोकसभा के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो लैप्स हो जाता है। अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अगर लोकसभा के या परसेंट उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अगर वो राष्ट्रपति के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो याद रखने वाली चीज यही है कि अगर आपने बिल को या तो राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया तो फिर भले ही लोकसभा भंग हो जाए तो आपका बिल जो है लैप्स नहीं होगा। और यह आपका बिल जो है राज्यसभा के पास में ही पड़ा है, बिल लोकसभा तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर लोकसभा तक पहुंच गया, लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी उसके साथ में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू है। और इसके लिए जो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए जो कोरम होता है वो कितना होता है, 1/3 मेंबर होने चाहिए। अब पार्लियामेंट्री कमेटी भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट यानी स्थायी कमेटी, एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी हमने बात करी थी भी, जैसे जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, ये क्या है, टेम्परेरी है। कोई निश्चित किसी कोई फिक्स बिल के ऊपर आई है, विधेयक के ऊपर आई, उसके ऊपर चर्चा हुई और ये कमेटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और परमानेंट कमेटी वो होती है जैसे हमारे एस्टीमेट कमेटी है ना, पीएसयूज के ऊपर हमारी कमेटी है। तो ये कमेटी क्या होता है, हमेशा काम करती है ये परमानेंट कमेटी। अब पहला क्वेश्चन ये आता है भाई परमानेंट कमेटी या जो भी हमारे पार्लियामेंट्री कमेटीज है इनका फायदा क्या है, इनका महत्व क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक तो ये होता है कि भाई एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एक तो हमारे जो कार्य का बंटवारा हो जाता है इस सिद्धांत पे काम करती है कि भाई जो लोड नहीं पड़ता, कार्य का बंटवारा हो गया सभी के अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो सदस्य हैं उनकी एक्सपर्टीज का यूज हो जाता है।
जैसे अगर थरूर साहब है, उनको विदेश नीति के जानकार हैं, अच्छे मामले हैं, तो वो क्या होता है, उनकी एक्सपर्टाइज का यूज हो जाता है। एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी। चौथा कि कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव ओवर एग्जीक्यूटिव इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, सारी की सारी समितियां जो भी एग्जीक्यूटिव ने काम करें उनके कार्यों की, उनके फंड की, जो भी उन्होंने यूज किया उसकी क्या करती है, रिव्यू करती है, समीक्षा करती है। तो अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो हमारी पार्लियामेंट कमी समिति है उसके अंदर वो चीज़ सामने आ जाएगी। तो उनके ऊपर कंट्रोल, कार्यपालिका पर जो है विधायिका का जो क्या होता है, कंट्रोल बढ़ जाता है। चौथा चौथा कितना, पांचवा गया, 1 2 3 4 5, कि भाई इससे क्या होता है, भाई एनकरेज करती है कोऑपरेशन भी, कोऑपरेशन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, क्योंकि इन समितियों के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो उनके बीच में जो है कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। एंड रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के मेंबर होते हैं। तो परमानेंट कमेटी हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमानेंट कमेटी से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो परमानेंट कमेटी के अंदर सबसे पहली हमारी है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर, ये क्वेश्चन होता है याद रखने का। इसका टेन्योर कितना होता है, 1 ईयर, ये याद रखने का होता है। और प्राक्कलन समिति के अंदर जो सारे के सारे 30 मेंबर है, सारे के सारे किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इनका जो चेयरमैन है वो भी किससे होता है, ये स्पेसिफिक वो याद रखना जरूरी है कि भाई जो एस्टीमेट कमेटी है उसका चेयरमैन हमेशा रूलिंग पार्टी से ही होता है, फिक्स है, इसमें कभी अपोजिशन का मेंबर नहीं है। और इसका काम क्या है कि भाई ये जो भी आपने बजट तैयार किया उस बजट का क्या करेगा, बजट एस्टीमेट का रिव्यू करेगा। टू रिव्यू बजट एस्टीमेट के भी, बजट में अनुमान आपने जो भी लगाया है वो। और अगर आपने कोई बजट के अंदर कोई अनवांटेड किसी ने खर्चा डाला है तो ये उसको क्या करते हैं, सामने लाते हैं और उसको फिर हटा देते हैं। तो इनका काम क्या है, प्राक्कलन समिति का बजट का रिव्यू करना, कि बजट एस्टिमेट का रिव्यू करना है कि भाई बजट में कहीं एक्स्ट्रा फालतू का पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। अब आता है कि भाई ये तो इन्होंने बता दिया कि हमारी तरफ से तैयार कि भाई हमने कोई फालतू का पैसा खर्च नहीं कर रहे, हमारी तरफ से वेल एंड गुड। तो फिर आती है भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। इसके अंदर मेंबर होते हैं दोनों से, लोकसभा से राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन है कितने मेंबर होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। टेन्योर इसका भी कितना होता है, 1 साल। और इसका जो चेयरमैन है वो हमेशा किससे होता है, अपोजिशन पार्टी से। अपोजिशन पार्टी से क्या होता है कि जो भी एस्टीमेट कमेटी ने बनाया है उनका भी सरकार ने अपनी तरफ से उसका ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि भाई सरकार कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो इसका फंक्शन क्या करेगा, रिव्यू, कैग रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट। सीएजी किसकी रिपोर्ट देता है, सरकार के सारे खर्चों की, सारे मंत्रालयों की खर्चों की, धन का जो उपयोग है वो किस तरह से हुआ है, तो ये उसको रिव्यू करता है। सीएजी रिपोर्ट को रिव्यू करता है, बजट ऑपरेशन को, एंड हाईलाइट इनकंसिस्टेंसी। अगर इसको अब भी लगता है कि बजट के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी है, असंबंधता है, तो ये उसको क्या करता है, हाईलाइट करता है। सरकार पे ब्लेम लगाने के लिए जो सबसे बढ़िया कमेटी वो यही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सारे घोटाले जो सरकार के हैं वो यहीं से ही उजागर होते हैं, चाहे 2G घोटाला हो, ये सारे के सारे पब्लिक अकाउंट कमेटी ही उजागर करती है। और क्योंकि वहाँ सीएजी रिपोर्ट पेश करता है, सीएजी रिपोर्ट को ये क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, और इनको पता पड़ता है कि कितना घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग यानी हमारे पीएसयू यानी कि सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम, इस समिति में भी कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल कितना होता है, 1 ईयर। और इसका चेयरमैन भी कितना होता है, रूलिंग पार्टी से, क्योंकि जो सरकार चला रही है सरकार की कंपनियां भी वही चलाएगी। तो इसका चेयरमैन भी किससे होता है, रूलिंग पार्टी से। और ये जो सीएजी की रिपोर्ट होती है पीएसयू के ऊपर कि भाई कौन सा पीएसयू कितने लॉस के अंदर है, कौन सा पीएसयू का हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, तो ये सारे के सारे उसकी समीक्षा यहाँ पे करती है कि भाई कितना फंड किससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कौन सी किस सेक्टर में हमें नहीं करनी चाहिए या उसकी कोई सब्सिडरी करनी चाहिए, वो सारे के सारे जो है सीएजी की रिपोर्ट की यहाँ पे समीक्षा करती है। टेम्परेरी कमेटी के बारे में हमने बात ही कर लिया कि भी टू रिव्यू ए बिल, किसी बिल की समीक्षा करने के लिए उसको सेलेक्ट कमेटी को या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाता है। इनका जैसे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है भी किस लिए भेजा है, वो जब वो खत्म हो जाता है, सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 31 मेंबर, 21-10, इसका कोई फायदा नहीं। बाकी डिपार्टमेंट कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसका अपने कोई यूज नहीं है। ये अब हमारा खत्म होने वाला है इसका पार्लियामेंट वाला टॉपिक। तो अब इसका कुछ ये लास्ट बचे आर्टिकल वो हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तो शायद सुप्रीम कोर्ट होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। तो आर्टिकल 119 जो कहता है कि भाई जो वित्त के नियम यानी जो वित्त से रिलेटेड जो भी नियम आते हैं वो सारे सारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल
119 के अंदर। आर्टिकल 120 में आती है हमारी भाषाएं, तो सिर्फ आपको जैसे आर्टिकल 120 भाषा से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, आर्टिकल 120 के अंदर, कि भाई जो भाषा पार्लियामेंट के अंदर यूज होती है वो कौन कौन सी है। तो अभी तो हमारी ऑफिशियल तो है हिंदी एंड इंग्लिश, और अगर कोई किसी दूसरी भाषा में बोलना चाहिए अपने किसी राज्य की भाषा के अंदर तो वो जो स्पीकर से परमिशन लेके बोल सकता है। आर्टिकल 121 कहता है कि भाई रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट और नो क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी इन पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 121 कहता है कि भाई जो भी जुडिशरी की कोई भी जो है क्रिटिसाइज यानी आलोचना संसद के अंदर नहीं की जाएगी। इसलिए आप देखते हो कि भाई संसद के अंदर कभी भी इस वो संसद के बाहर भले ही बोल लेते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर गलत दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद के अंदर कभी भी न्यायपालिका की जो है बुराई नहीं करते हैं, कोई भी कोई आलोचना नहीं करते हैं। ये आर्टिकल 121 है। इसी तरह से आर्टिकल 122 भी है जो जुडिशरी के लिए है, कि जो कोर्ट है वो इसकी जो कार्यवाही है पार्लियामेंट की उसके अंदर कभी भी इंक्वायर नहीं करेगा, वो कभी भी अपनी, तो ये दोनों की आपस में सेटिंग मान लो आप, सरकार की और कोर्ट की। इसके अंदर कोर्ट सरकार है जो कोर्ट की कार्यवाही, कोर्ट की आलोचना नहीं करेगा, इसमें कोर्ट है जो सरकार की कार्यवाही के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत भी मान सकते हो आप इसके, कि भाई दोनों का जो कार्य अलग अलग है, दोनों एक दूसरे की कार्य में बाधा नहीं बनेंगे। आर्टिकल 123 कहता है कि ऑर्डिनेंस जो हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनेंस के ऊपर सारी पावर भी पढ़ चुके हैं, कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब बात करते हैं भाई संसदीय व्यवस्था। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि भाई संसदीय व्यवस्था क्या होती है। संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि भाई एक तो हमारा फ्यूजन ऑफ पावर होता है, यानी एक तरह से इनकम्प्लीट सेपरेशन है। वहाँ हमने देखा था कि भाई हमारा जो एग्जीक्यूटिव वो पावर पार्ट है वो हमारा किसका, लेजिस्लेटिव का क्या होता है, पार्ट होता है। जुडिशरी हमारी सेपरेट होती है, एग्जीक्यूटिव हमारा लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है। दूसरा ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो हमारा नॉमिनल हेड होता है जो कि राष्ट्रपति, रियल हेड होता है हमारा प्रधानमंत्री। दूसरा मेजोरिटी पार्टी इसके अंदर रूल करती है, जैसे अभी मोदी जी हैं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जो मेरे मंत्रिमंडल की जो होती है इसके अंदर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। डबल मेंबरशिप होती है, यानी मेंबर लेजिस्लेटिव का वही हमारा इसका किसका है, कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। तो ये हो गया हमारा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, 1 घंटे का, लेकिन ज़रूरी था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।